अब वो मेरे से कहते हैं मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं। अरे दिल्ली जाने का परिणाम देख लिया ना। केंद्र की कमेटी में राजस्थान के दोनों बड़े एक ही कैबिनेट की मीटिंग में आए। एक लाख करोड़ से ज्यादा काम एक ही कैबिनेट में आए। ये क्या देख रहे हो गहलोत साहब, कभी आपने ऐसा किया है क्या? डबल इंजन का देखो असर, अपनी बताओ जादूगर। सीएम भजनलाल ने दिल्ली दौड़ पर न केवल जवाब दिया बल्कि अशोक गहलोत को भी घेरा। देश के शासन प्रशासन के ढांचे में समन्वय ही वो कड़ी है जो विकास को रफ्तार दे सकती है। इसके लिए जरूरी है मुलाकात, वो भी समय समय पर। सरकार का ये वाला डबल इंजन काल इन मुलाकातों की गवाही देता है और जुबानी गवाही इस बात की कि मिला भी बहुत कुछ। पर कांग्रेस को लगता है कि यह दौड़ व्यर्थ है और इसका कुछ और ही अर्थ है। सवाल यह है कि डबल है तो धमाल है या डबल है तो ट्रबल है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी से सुरेश ठोलिया जी मेरे साथ हैं। पौरुष भारद्वाज कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। सुरेश जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। सीएम का बार बार जाना गुल तो खिलाता है, कुछ ना कुछ तो मिलता है, इसमें कोई दौराय नहीं है, लेकिन बार बार जाना क्या बताता है? मैं ये कहूंगा कि यदि आप कांग्रेस के टाइम को और बीजेपी के शुरू के 2 साल को कंपेयर करोगे तो 2 साल के अंदर अशोक गहलोत भी 25 बार दिल्ली का दौरा किया था और भजनलाल जी का देखोगे तो 20 से 25 बार है। सवाल यह है कि आप गए किस उद्देश्य से थे? आप जाते थे दिल्ली जो है वो राजस्थान को लूट करके पैसा पहुंचाने के लिए। भजनलाल जी जो राजस्थान में आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं बड़ी बड़ी योजनाएं, यानी हम वहां से कुछ लेने जाते हैं, जबकि ये जो अशोक गहलोत जी वहां देने जाते थे। दिल्ली में देने जाते थे राजस्थान को लूट करके। तो दिल्ली जहां पर केंद्र के हाथ में थी, रोक सकती थी जांच एजेंसियां। सोनिया गांधी राहुल गांधी जी को यहां से राजस्थान को लूट करके सौदा हुआ था पहले कि आरपीएससी जो है उसको किस तरीके से लूट करके वहां पर किस तरीके से नियुक्तियां दी गई। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार किया गया, पीडब्ल्यूडी में किया गया, तमाम भ्रष्टाचार करके राजस्थान को लूट करके वहां पैसा पहुंचाने जाते थे, जबकि भजनलाल जी वहां से योजनाएं लेकर के आते हैं। इसका परिणाम आपने देखा अभी 2 दिन पहले ही कि जो आपके रिफाइनरी है उसके लिए 80,000 करोड़ का जो है वो राशि है उसके लिए आवंटित हुई है, और जो आपके मेट्रो है उसका फेज जो सेकंड है उसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का पचपदरा के लिए तो अशोक गहलोत भी मांग रहे थे, क्यों नहीं मिल पा रहा था? प्लीज एक बार। पचपदरा रिफाइनरी के लिए अशोक गहलोत भी मांग रहे थे, लेकिन पैसे नहीं मिल पा रहे थे। क्यों नहीं मिल पा रहे थे? एक्चुअली इन्होंने काम करा ही नहीं। पहले यदि आप देखोगे तो इन्होंने पहले जब एमओयू करा था, ये सिर्फ चुनावी काम करते हैं। 2013 में जब एमओयू करा था इन्होंने, उसके बाद 3-4 महीने का समय मिला, कोई काम नहीं करा इन्होंने सिर्फ 5 दिन पहले जो चुनाव थे उससे पहले इन्होंने रिफाइनरी है उसका शिलान्यास करवाया, केवल एक पत्थर रख करके सोनिया जी को बुला करके। इसके अलावा कोई काम इन्होंने किया नहीं। उसके बाद जब वसुंधरा जी की सरकार बनी उसके बाद में एमओयू दोबारा हुआ, नेगोशिएट हुआ, उसके बाद काम शुरू हुआ और हम लोगों ने एनवायरमेंट क्लियरेंस है, इसके अलावा जैसे आप देखोगे तो लीज है, इसके अलावा बाउंड्री वॉल है, ये सारे काम वसुंधरा जी की सरकार में हुए। अब मुझे 2 बातें समझाइएगा सुरेश ठोलिया जी। सुरेश जी, पहला सवाल तो यह है कि अगर अशोक गहलोत दिल्ली जाते थे तो क्या वो सेंटर से नहीं मिलते थे या सेंटर उनसे मुलाकात का समय नहीं देता था जितनी आसानी से भजनलाल को समय मिल जाता है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये कि जब वो पैसे पहुंचाने जाते थे तो पूरे रास्ते में कहीं भी दिल्ली पुलिस रोक सकती थी, जांच एजेंसियां रोक सकती थी, वो क्यों नहीं हुआ? और एक सवाल एक्स्ट्रा जोड़ देता हूं, इन सारे मामले जो आपने कहे उसके कितने आर्थिक अपराधी जेल में? बड़े वाले, छोटे नहीं। मेरे को ये मत बताइएगा कि एक प्यून और एक ये नहीं, बड़े। मैं ये पहले तो ये आपको कहूंगा कि इनको ये प्रधानमंत्री और मंत्री और विभागों से मिलना ही नहीं चाहते थे। इनको लगता था कि यदि इनसे मिलेंगे तो हमारे नंबर कम हो जाएंगे। इनको लगता था कि यदि मैं मिलूंगा तो इनको लगेगा कि मोदी जी से नजदीकियां अशोक गहलोत की है तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो एक्चुअली इनके पास समय ही नहीं था। ये ज्यादातर जो है वो होटलों के अंदर रहते थे और देश के जो राजस्थान की जो जनता है उनके एक तरीके से देखोगे तो उनको बर्बाद करने का काम ये करते थे। उनके लिए कोई किसी तरीके का काम नहीं करा था। दूसरी बात जो आपने उठाई कि किस तरीके कितने लोगों को आपने, तो जल जीवन मिशन के अंदर आप देखो कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचार के अंदर आप महेश जोशी जो है वो एक जेल जाकर के आए हैं। सुबोध अग्रवाल को आप देख लो, अभी दोषी सिद्ध नहीं हुए। हाँ, दोषी सिद्ध होने में 22 साल लग गए थे लालू प्रसाद यादव को। तो इस तरह की व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, यहाँ कोई राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है, तो समय लगता है। आपने जब जेजेएम की बात निकाली, गुजरात में जो जेजेएम का घोटाला हुआ है उसमें कोई मंत्री नहीं फंसा है, तो वो प्रशासनिक स्तर पे हुआ, यहाँ पर राजनीतिक स्तर पे हुआ, ऐसा है?
नहीं, कहीं पर भी यदि घोटाला होगा, कहीं पर भी भ्रष्टाचार होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही नहीं, चाहिए। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि गुजरात में कोई राजनीतिक चेहरा जेजेएम घोटाले में नहीं फंसा है, सिर्फ प्रशासनिक चेहरों पर ही कार्रवाई हो रही है। राजस्थान में आपने तय कर लिया कि एक राजनीतिक चेहरा है जो इन्वॉल्व है। आप सुबोध अग्रवाल जी को जो अरेस्ट हुआ है उसके बाद देखो कि लिंक कहां तक जुड़ रहे हैं, सीएमओ तक लिंक जुड़ रहे हैं। आप यहां देखो कि सीएम कार्यालय तक लिंक जुड़ रहे हैं और ये आप जल्दी देखोगे कि कहां तक ये हाथ पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब पौरुष भाई मेरा एक सवाल आपसे भी है, मिलने से ही रिश्ते बनते हैं, तमाम शायरियां हैं, तमाम कवि हैं, उनका नहीं मानना तो आप अपनी ही मान लो, मिलने से ही रिश्ते बनते हैं। तो अगर भजनलाल जा रहे हैं और रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और उसका नतीजा भी दिख रहा है, ईआरसीपी भी आया, यमुना जल समझौता ठीक है, उसमें हरियाणा की जो शर्तें हैं वो मुझे खलती है, शुरू से ही खलती हैं, मैंने पूरी डिबेट भी उस पर बुलाई थी कि हमारे पास एक्स्ट्रा होगा तो हम देंगे, ये क्या मतलब हुआ। लेकिन मैं आपसे एक पॉइंट कह रहा हूँ, चीज़ें आई तो सही ना एक शुरुआत के तौर पर, उससे तो ज़्यादा ही आई जो अशोक गहलोत ला पाए सेंटर से। सुखविंदर भाई देखिए, मैं सबसे पहले एक उदाहरण के साथ अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा कि आप इस बात को मान के चलिए कि मुझे जो है किसी चीज के लिए आपसे 10 लाख रुपए की आवश्यकता थी और 10 लाख रुपए में आपके पास लेने के लिए कई बार मैंने आपके चक्कर काटे या आपका विश्वास जीता और उसके बाद में आपने मुझे 10 लाख रुपए उधार दे दिए। अब मुझे बताइए कि जब देने की बारी आएगी तो क्या आपको मेरे चक्कर काटने चाहिए, मुझे खुद को आगे बढ़कर के आपको पैसे रिटर्न करने चाहिए? मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप। नहीं तो मैं आपको इसी पर एक सप्लीमेंट्री सवाल देता हूं। जैसे मान लीजिए आप घर में किसी चीज का निर्माण करा रहे हैं और आपने अपने पहचान वाले ठेकेदार को दे दिया, अब वो पहचान वाला ठेकेदार पहचान का फायदा उठा रहा है, तो आप बार बार उससे मिलोगे या नहीं मिलोगे? नहीं नहीं, मिलने वाली बात नहीं, तभी तो काम होगा ना, तभी तो काम होगा। तो बार बार भजनलाल मिल रहे हैं और काम हो रहा है। आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं मैं। मुख्यमंत्री जी जब बार बार जाते हैं तो हम इस बात को कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो है वो अपनी पर्ची का दायित्व निभाने के लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी राजस्थान में क्या करना है उसका आदेश लेने के लिए दिल्ली जाते हैं और मुख्यमंत्री जी उस बात के जवाब में यह बात कहते हैं कि भाई मैं दिल्ली जो गया, मैं राजस्थान का विकास लेने के लिए गया। अब मैं नंबर 1 बात आपसे कहना चाहूंगा कि जब चुनाव का समय था तब प्रधानमंत्री जी सहित तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता आए दिन राजस्थान के चक्कर काटते थे और इस बात को कहते थे कि भाई राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनवा दो और डबल इंजन की जब सरकार बन जाएगी तो उसके बाद में राजस्थान में विकास की गंगा बहेगी, राजस्थान में ये होगा, राजस्थान में वो होगा। अब आज स्थिति ये हो गई कि जो राजस्थान शौर्य का जो प्रतीक था, जो राजस्थान स्वाभिमान का प्रतीक था और जो राजस्थान का हिस्सा था, जो राजस्थान ने भारतीय जनता पार्टी को जो है राजस्थान में सरकार के रूप में कर्ज दिया था भारतीय जनता पार्टी को, अब आज उसी कर्ज को मांगने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को बार बार वहां पे जाकर के हाथ फैलाने पड़ रहे हैं कि भाई देखो मुझे आप है ना ईआरसीपी के नाम पे दे दो, आप मुझे मेट्रो के नाम पे दे दो, आज आप मुझे 2 सेकंड नहीं, जो आपका जो पॉइंट है ना उसी पर जुड़ा हुआ पॉइंट है। अगर कोई अपने गति से काम कर रहा है और उसमें मुझे अपना इंसर्शन चाहिए तो मैं जाऊंगा और मांगूंगा, मेरा हक है। मुझे तो मैं यही बात कह रहा हूं कि गहलोत तो नहीं जाते थे ना, क्यों नहीं जाते थे? गहलोत साहब वाली बात में बाद में आऊंगा, पहले मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। मैं आपसे इस बात को भाई, और गहलोत जब यूपीए का शासन था और गहलोत की सरकार थी 2009-2010 में, आप याद कीजिए कितनी बार जाते थे। देखिए नहीं, हम लोग जाते थे, हम लोगों का जाना, हमारी गवर्नमेंट ने आगे बढ़ के राजस्थान के लिए काम किया, राजस्थान को बड़ी संख्या में मंत्री दिए, राजस्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं घोषित करी। 41 बार गए थे गहलोत, आपको जानकर 2008 से 2013 तक 41 बार। और मनरेगा की शुरुआत राजस्थान से हुई थी, जो केंद्र सरकार ने राजस्थान के मॉडल को अडॉप्ट करके पूरे देश में फैलाया। अब मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि देखिए, अब मैं आंकड़ों पे आके बात करना चाहूंगा कि पहली बात तो केंद्र सरकार को यह चाहिए था कि जिस गति से बार बार राजस्थान आकर के वोट मांगते थे उसी गति से आगे बढ़ के राजस्थान को जो है मदद, केंद्रीय मदद मिलती, मुख्यमंत्री को वहां जाने की जरूरत नहीं। अब देखिए, अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी कह रही है कि साहब हम जो है केंद्र से बहुत सारी स्कीमें लेकर के, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि वित्त आयोग की, जो 16वां वित्त आयोग, जो 15वां वित्त आयोग था, उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी थी 6.03%। अब देखिए क्या स्थिति होगी, 16 वित्त आयोग है उसके अंदर 5.93% राजस्थान का हिस्सा कर दिया गया, यानी कि जितना परसेंट घटा उसका एक मोटा मोटा अनुमान है कि राजस्थान को 6000 करोड़ से लेकर के 8000 करोड़ का नुकसान हुआ। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, इसका जो क्षेत्रफल का जो वेटेज होता है वो पहले राजस्थान का 15% था, अब उसकी बात चल रही है कि राजस्थान का वेटेज 10% किया जाएगा। अब इसकी वजह से राजस्थान को कितना नुकसान होगा, इस बात को बताइए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय में राजस्थान का जो कर्जा था वो कर्जा था 5.39 लाख करोड़ का, आज कर्जा हो गया 6 लाख करोड़ का। तो क्या मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार में जाकर के कोई राहत पैकेज लेकर गए? क्या राजस्थान के कर्जे के लिए कोई एक्स्ट्रा कोई पैकेज लेकर गए? तो मुझे बता दीजिए। अब मैं 15 पे भी बात करना चाहूंगा, जो आंकड़े बताए मुझे जवाब तो दे दीजिए। अरे बस आगे भी बोलना ही है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं बोलेंगे अपन। एकलव्य, मैं देखिए, फिर सीएम बार बार जाते हैं, इसे दो नजरिए से देखा जा सकता है। एक तो ये कि सेंटर हमें बार बार भूल जा रहा है और सीएम याद दिलाने जा रहे हैं। दूसरा ये कि हमें काम में तेजी लानी है और उसका एक ही तरीका है, जल्दी जाकर जो चीज इन प्रोसेस होनी है, सरकारी ढर्रे पर होनी है, उसको स्पीड अप कर लिया जाए। क्या मीनिंग निकाला जाएगा? देखिए, मीनिंग बड़ा सिंपल है स्वप्निल जी। मैं समझता हूँ कि आज ये जो
खास करके जो राजनीतिक टिप्पणी हो रही है ना, इसके हमें थोड़ा सा मतलब परिप्रेक्ष्य को समझना पड़ेगा। पिछले 1-2 वर्ष में जो यहाँ राजस्थान में हुआ है ना, उसे समझना पड़ेगा। अशोक गहलोत जी ने भी एक नए मुख्यमंत्री को किस तरह से ट्रीट करा, इसको समझना पड़ेगा। आपका क्या, आप इतने बड़े हो, आप ऑपोजिशन के एक इतने बड़े लीडर हो, तो क्या आप मुख्यमंत्री को इतना भी सम्मान नहीं दे सकते जिसको जनता ने इस पद पे बैठाया है कि आप विधानसभा में उसको फेस करो? 1-1.25 साल अशोक गहलोत ने भजन लाल के बारे में कुछ नहीं बोला। नहीं सर, क्या उन्होंने ये सब उनसे क्या ये डिस्कशन विधानसभा के पटल पे करेंगे? नहीं, क्या ये स्वप्निल जी 1-2 पॉइंट्स रख दूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। विधानसभा जो सबसे बड़ा फोरम होता है किसी स्टेट में बड़े लीडर्स के बीच में डिस्कशन के लिए, अशोक गहलोत जी ने वो विधानसभा के पटल का इस्तेमाल नहीं किया। अशोक गहलोत जी जिनने स्वयं अपने बेटे को लोकसभा का टिकट देके चुनाव लड़ाया, उन्होंने, आपको ध्यान होगा, अभी 15-20 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी के बच्चों के ऊपर टिप्पणी कर दी। तो देखिए, हर चीज जब कोई एक्शन होता है ना स्वप्निल जी, तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी होगा। अभी आपने देखा कि माननीय कांग्रेस प्रवक्ता जो है पर्ची की बात कर रहे थे। हाँ, इसका दिल्ली दौड़ से क्या लेना देना है? नहीं, मैं बता रहा हूं ना क्या लेना देना है। पर्ची की बात हो रही थी ना। अशोक गहलोत ने लंबे वक्त तक भजन लाल पर कुछ नहीं बोला और उसके बाद जब बोलना चालू किया तो अब लगातार बोल रहे हैं। नहीं, लगातार बोल रहे हैं, लेकिन पर्सनल अटैक्स अगर होंगे स्वप्निल जी तो उसका रिएक्शन होगा ना। पर्सनल अटैक में तो अशोक गहलोत के बेटे पर भी होते थे ना। नहीं तो भजन लाल जी करते थे क्या? भजन लाल जी करते थे क्या? भाई आप मतलब जो कार्यकर्ताओं के बीच में या समाज में जो डिबेट चल रही है, आप क्या मतलब जो शीर्ष नेता हैं 2 पार्टियों के, वो भी अपने डिबेट के स्तर को वहीं पे लेके चले जाएंगे क्या? देखिए स्वप्निल जी, एक चीज समझना जरूरी है कि ये तो आप मानेंगे ना कि कांग्रेस की तरफ से एक यहाँ पे पर्ची सरकार का नैरेटिव बनाया गया। क्या होती है पर्ची सरकार? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है? कोई इलेक्शन जीत के आता है और उसके बाद जो एमएलएज होते हैं या उस पार्टी की जो लीडरशिप होती है वो तय करती है कि कौन उस स्टेट का मुख्यमंत्री बनेगा। भजन लाल जी को कि सिर्फ विधायक दल करेगा, होता नहीं है। नहीं होता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली भी क्या होता है? संविधान ये कहता है कि विधायक दल करे, ना कि पार्टी करे। नहीं तो मतलब क्या कांग्रेस में सारे लीडर्स का क्या विधायक दल तय करते हैं क्या? बात को थोड़ा सा और तो प्रॉपर डायमेंशन में नहीं प्रॉपर डायमेंशन में अगर लाना है ना, तो अगेन आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। इस देश की पहली जो पर्ची सरकार थी ना, उस समय जो 14 कांग्रेस की स्टेट कमेटियां थी जब इंडिया आजाद हुआ था, उसमें से 12 ने अपने सरदार पटेल जी को वोट दिया था। नेहरू जी को 0 वोट मिले थे, लेकिन गांधी जी ने पर्ची निकाल दी थी नेहरू जी की। तो वो पर्ची सरकार भी याद कर लेनी चाहिए इस तरह के पर्सनल अटैक्स करने से पहले। स्वप्निल जी देखिए, अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आज 2-2.5 साल हो चुके हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो सेटल हो गए हैं, अगर उन पे इस तरह के राजनीतिक प्रहार होंगे तो वो डेटा के साथ अपना पक्ष रखेंगे और उसमें वो भी अटैक करेंगे। और डेटा मैं आपको बता देता हूं स्वप्निल जी, बड़ा सिंपल। और मैं मतलब कोई हार्ड, मतलब कोई बहुत इंसाइटिंग डेटा पे नहीं जा रहा, सिंपल चीज। मुख्यमंत्री जब इस चुनाव में मतलब जीत के जब मुख्यमंत्री बने, तो इस चुनाव में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें 3-4 बेसिक इश्यूज थी। एक तो था पेपर लीक का मामला, एक था भ्रष्टाचार का मामला, एक था आपके जिसे कहते हैं महिला सुरक्षा का मामला, और इस तरह के 1-2 जो कोर इश्यूज थी। तो उसमें क्या काम किया है वो मुख्यमंत्री ने बताया है। ठीक है पौरुष भाई, ठीक है, आपको इतिहास पर हंसी आ गई। चलिए, मैं उतना पुराने इतिहास पर तो नहीं जाता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको ना 2010 के बाद के एक पोर्शन में ले जा रहा हूं। उत्तराखंड में त्रासदी आई, आपने कहा विजय बहुगुणा से स्थिति संभालो, आपने कहा हम पूरी मदद देंगे, लेकिन विजय बहुगुणा उस समय जो कि सीएम थे वहाँ के, वो नहीं संभाल पाए स्थितियाँ, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। विजय बहुगुणा कहाँ से आए थे? वो भी तो आउट ऑफ ब्लू आए थे। तो ये पर्ची बोलने का फायदा क्या है? क्योंकि सब तो मान के चले थे कि हरीश रावत बनेंगे, बन कौन गया? नहीं देखिए, विजय बहुगुणा। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री का चयन जब राजस्थान के अंदर हो रहा था, तो वो पूरा सीन जो है वो सब कुछ लाइव चल रहा था टीवी चैनल पे, कि कैसे जो है विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, कैसे भजन लाल जी उसमें पीछे पीछे बैठे हुए थे, कैसे माननीय वसुंधरा राजे जी आगे बैठे थे, माननीय राजनाथ सिंह जी आगे बैठे थे, और किस प्रकार से एक पर्ची निकली और वसुंधरा जी को पर्ची पढ़ने के लिए दी गई, और वसुंधरा जी ने जब उस पर्ची को पढ़ा तो वसुंधरा जी का चेहरा अवाक रह गया था। नहीं, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। विधायक दल आपकी पार्टी का हो या उनकी पार्टी का हो, सुनिए तो सही, नहीं 2 सेकंड, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही।
जब सचिन पायलट अब बिल्कुल, आप आपस में बात नहीं करेंगे। आपस में बात नहीं करेंगे। आपस में बात नहीं करेंगे, आप मुझसे बात भ्रम फैलाया जाता है। मैं आपको बहुत क्लियर करूंगा, अभी आपने बात कही थी कि पार्टी को जो है निश्चित तौर पे जो है मुख्यमंत्री चुनने का, प्रधानमंत्री चुनने का हक नहीं होता। चुने हुए जो सांसद होते हैं वो इस बात को तय करते हैं, चुने हुए विधायक तय करते हैं। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि पार्टी अध्यक्ष या पार्टी का कोई नेता या पार्टी का कार्यकर्ता भी वो विधायकों से अनुरोध तो कर सकता है कि भाई हमारी इच्छा है कि ये अमुक व्यक्ति मुख्यमंत्री बने या अमुक व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री। अरे पूरा उत्तराखंड कह रहा था हरीश रावत को बनाओ, हमारे यहाँ तो सिस्टम होता है, हमारे तो बाकायदा विधायक दल की बैठक होती है, और विधायक दल की जब बैठक होती है उसके बाद में हाँ बिल्कुल सांसद होगा, ठीक है प्रधानमंत्री देश का। ठीक है ठीक है पौरुष भाई, अब पौरुष भाई अब आपको रुक जाइए, हम थोड़ा सा डिरेल हो गए। नहीं पौरुष भाई, पौरुष भारद्वाज अब आपको रुकना है, हम थोड़ा सा डिरेल हो गए। मैं वापस दिल्ली दौड़ पर आना चाहता हूं क्योंकि मेरा मकसद डेवलपमेंट पे बात करना है। सुरेश ठोलिया जी, आप जो कुछ जोड़ना चाहते हैं फिर मैं सवाल लूंगा आपसे। हाँ, 1998 1998 का टाइम याद कीजिए। अशोक गहलोत एमएलए भी नहीं थे, सांसद थे। परशुराम मदेरणा सबसे बड़े दावेदार थे। दिल्ली से कुछ लोग आए, एक लाइन का प्रस्ताव पारित कराया कि मुख्यमंत्री जो है वो सोनिया जी निर्धारित करेगी। एक लाइन की पर्ची गई थी दिल्ली। इस पर जवाब दो पौरुष भारद्वाज। मैं जवाब देना चाहूंगा। ये देखिए, पर ये तो प्रस्ताव तो हर कोई छोड़ता ही है ना आला कमान पर। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शॉर्ट में धन्यवाद देना चाहूंगा मैं इस बात को कि बार बार इसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इन्होंने अभी खुद ने कहा कि दिल्ली से लोग आए थे, विधायकों से प्रस्ताव मांगा, तो विधायकों के सुनिए तो सही, हाँ विधायकों से प्रस्ताव पास करा, एक लाइन का, हाँ एक लाइन का, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं बात ये। मैं आपसे कह रहा हूं कि विधायकों ने उस पर सहमति दर्शाई ना, और यही बीजेपी है। जब राजस्थान की एक घटना थी कि जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए थे, सुनिए तो सही, हो गया। एक केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे, वो एपिसोड भी सबने देखा है। ना ये बात, ठीक है, कांग्रेस का लोकतंत्र है, ठीक है कांग्रेस ठीक है। अरे हो गया ना पौरुष भाई, हो गया बस, हो गया। अरे छोड़िए ना, अभी इतिहास छोड़िए, वर्तमान पर बात करते हैं। मैं एक बार फिर डेवलपमेंट पे आना चाहता हूं। ठीक है सुरेश ठोलिया जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली गए, सॉल्यूशन ले आए, ठीक है। हरियाणा में हरियाणा के सीएम से आपकी बात हो गई, मध्य प्रदेश के सीएम से आपकी बात हो गई, बहुत से रास्ते बन गए, लेकिन क्या हमें हमारा वाजिब हक मिल पा रहा है? क्या उसको लाने में भजनलाल शर्मा सफल हो रहा है? ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? हमसे कहा गया कि साहब यमुना जल समझौता हो गया, हरियाणा ने कह दिया कि नहीं साहब, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पानी होगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। आप कह रहे हैं कि नहीं, आप यमुना जल समझौते पर जश्न मनाओ, ठीक है। निवेशक आ गए, राइजिंग राजस्थान में निवेशक आ गए, आप कह रहे हैं कि देखो इतना निवेश आया है, इसका जश्न मनाओ, हमें दिवाली मनाने चाहिए, पटाखे फोड़ने चाहिए, ठीक है। लेकिन वो जमीन पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है उस हद तक जिस हद तक की आपको उम्मीद थी। तो अब इस पर हम जश्न कैसे मनाएं? तो मेरा यह कहना है कि जो वाजिब बनता है वो दिखना कब चालू होगा? वो दिख तो रहा नहीं है, इसलिए सवालों में आ रहे हैं ये दिल्ली दौड़। मैं ये कहना चाहूंगा कि यमुना जल समझौते का मुद्दा आज से नहीं है, 4 दशक से, 40 साल से, और सबसे ज्यादा सपने कांग्रेस ने दिखाए हैं इससे। तो इनको 40 साल में ये समझ में नहीं आया, मेरे पास अपना नॉलेज है, मैं काउंटर कर सकता हूं। नहीं आई। हम लोगों ने सबसे पहले सरकार बनते ही सबसे पहले यमुना जल समझौता किया, और हम लोगों ने पर उससे हासिल क्या हुआ? उसके बाद 35,000 करोड़ का एमओयू हुआ, 32,000 करोड़ का इसी बार के बजट में प्रावधान है, 32,000 करोड़ नहीं करेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर मेरे पर्स में एक्स्ट्रा चिल्लर पड़े हैं और अगर कहीं कोई आकर मांगता है तो मैं वो चिल्लर देने की स्थिति में होता हूं। अगर चिल्लर नहीं पड़े तो मैं नहीं दे रहा, करेक्ट। हरियाणा के सीएम ने कह दिया मेरे पास एक्स्ट्रा होगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। मैं ये कहना तो इसमें हमारा वो गर्व वाली फीलिंग हर्ट नहीं होगी? मैं ये कहना चाहूंगा कि हर जगह की अपनी लोकल पॉलिटिक्स होती है, उसका अफेक्ट होता है। वो कई बार राजनीतिकों को ऐसे बयान देने पड़ते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वहां से अपन लोगों को जो पानी है वो उसके लिए समझौता हुआ है, पानी मिलेगा अपने को। वहां से प्रॉपर पाइपलाइन के लिए समझौता है, डीपीआर बन रही है। इस बार के बजट में भी 32,000 करोड़ का प्रावधान है। आप ये समझते एक दिन में नहीं हो सकता। परिस्थिति यही है कि अगर सच में एक्स्ट्रा होगा तो ही मिलेगा, ये बोलिए ना आप। ये क्यों ये कहना तो जले पे नमक छिड़कना हुआ। मैं कह रहा हूं यमुना के अंदर पहले से ही पानी एक्स्ट्रा है, हर साल दिल्ली के अंदर बाढ़ आती है, पानी की कमी नहीं है यमुना नदी के अंदर। समस्या यह है कि उस पानी का बेहतरीन तरीके से यूज कैसे किया जाए। यदि किसी नदी में पानी है ही नहीं तो यूज कहां से करोगे? नहीं आ रही है। हाँ,
आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ सुरेश भाई। नहीं आ रही, मैं भी मान रहा हूँ ये। हाँ, तो फिर अब यमुना में ज्यादा पानी है, वो जहां है वहां है। देखिए उसके साथ की जो नदियां पार्वती, काली सिंध वगैरह, उसमें क्या परिस्थितियां बनती है और कहां कहां बनती है वो मैं बताने बैठ जाऊंगा तो फिर आप भी सर पकड़ लेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पानी एक्स्ट्रा पहले से है यमुना के अंदर पानी, और वो पानी अपन को राजस्थान को मिलेगा। MOU है तो कुछ समझौता हुआ होगा। इसी तरीके से यदि अपन ERCP की बात करें तो उसके अंदर भी 26,000 करोड़ के जो है कार्य स्वीकृत हुए हैं, 14,000 करोड़ के टेंडर हुए हैं। नवनेरा बांध है जो बन के तैयार हो गया है, आपके पास में सरदा बांध बन के तैयार हो गया है। अभी इसका जो है भजनलाल जी मुख्यमंत्री ने उसका पूरा सर्वेक्षण करा है, टाइमली काम कंप्लीट होगा इसके ऊपर। ये नहीं कर पाए, ये ERCP का मुद्दा आज से नहीं है, वर्षों से है। देखिए भारतीय जनता पार्टी छोटा सा काउंटर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की स्टडी इतनी कमजोर है कि इनको ये नहीं पता कि सरकार ने जो MOU करा है यमुना जल समझौते पे, उसमें क्लॉज शायद B क्लॉज है या 2 नंबर का क्लॉज है। उसमें लिखा है कि हरियाणा के पास जब 24,000 क्यूसेक पानी होगा उसके बाद एक्स्ट्रा होगा तो राजस्थान को दिया जाएगा। और दूसरी बात, राजस्थान हरियाणा में सुनिए, हरियाणा में 24,000 क्यूसेक पानी कब होता है पता है आपको? कि जिस समय बाढ़ चल रही होती है, जब जिस समय मानसून का दौर होता है, यानी 2 महीने हरियाणा में 24,000 क्यूसेक से ऊपर पानी कभी कभी चला जाता है। लेकिन जब बाकी 10 महीने आप सिर्फ फेज 1 फेज 2 की बात कर रहे हैं। ना पौरुष भाई, लेट मी बी वेरी क्लियर। मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं। ना पानी देगी उसका हरियाणा सरकार। मैं यहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूँ। पौरुष भाई सॉरी, 2 मिनट पौरुष भाई 2 मिनट। आपने जो एक बात बोली है उस पर क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। फेज 1 फेज 2 के बाद के जो फेजेस है वो ये है कि हमारे पास जब ऑफ सीजन में या इन सीजन का भी पानी आएगा तो उसको बुरे वक्त के लिए कैसे संचयित करके रखना है, उसका भी काम फेज 3 फेज 4 में होना है। मतलब ये सिर्फ इतना नहीं है कि आप पहले फेज 1 फेज 2 बिल्कुल होना है। तो अधूरी जानकारी नहीं पौरुष भाई। पर हरियाणा अपना आपको पानी जब भी देगा कि जब हरियाणा के पास 24,000 क्यूसेक वो मैं मान रहा हूं। और हरियाणा के पास 2 महीने के अलावा एक दिन क्यूसेक पानी होता है। आपने क्या किया? आप ERCP भी कर लेते, आप भी तो कर लेते हैं। आप क्या कर रहे थे? कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार थी, केंद्र के अंदर जब कांग्रेस सरकार थी आपने क्या किया? बनाया था भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में नौनेरा बांध में स्टे लेने के लिए चली गई थी। ये बात आपने क्या किया? अरे आप तो ये बताओ नौनेरा बांध में आपका क्या योगदान, इस बात का जवाब दो ना। आप सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने के लिए चले गए। पौरुष भाई, आपका गला सच में खराब है, आप प्लीज पानी लें। नहीं, मैं यहां मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली कह रहा हूं। इतना ना करें कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए। मुझे कल परसों भी आपको डिबेट्स में जोड़ना है। लेकिन एकलव्य, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। मेरे पास ये डेटा नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब यूपीए की सरकार थी और राजस्थान में गहलोत सरकार थी, मोर देन 40 टाइम्स अशोक गहलोत सेंटर में गए थे। मुझे लगता है ये स्टडी होना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि वो यूपीए 2 से क्या क्या लाने में सफल रहे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि भजनलाल को अभी दूसरा डबल इंजन तो उस वक्त भी था ना जब राजे थी और सेंटर में बीजेपी थी, तब ये वाला इंजन वहां क्यों नहीं जाता था? और यही इंजन जा रहा है अगर, तो उसका भी एक सेपरेट व्यू पॉइंट बनना चाहिए कि ऐसा क्यों, मतलब यही डबल इंजन एक साथ क्यों दिख रहा है और वो डबल इंजन आगे पीछे क्यों दिख रहा था? देखिए स्वप्निल जी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, मतलब थोड़ा सा अगर इस डिस्कशन को हम सीरियसली देखें, थोड़ा राजनीति से हटके, मुझे लगता है जब इतने अहम पदों पे लोग बैठ जाते हैं ना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या जल शक्ति मंत्रालय, इस केस की अगर हम बात करें, तो देखिए मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इसको एज एडमिनिस्ट्रेटर्स काम करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी मुख्यमंत्री जी की भी जो हम बात कर रहे थे, तो वो जहाँ पे जाके अगर CR पाटिल जी से मिलते हैं तो हरियाणा ने अपना स्टैंड कुछ भी लिया हो अपनी पोजीशन को देखते हुए, वहाँ पे वो CR पाटिल जी के साथ प्रॉब्ली जाके इश्यूज को डिस्कस करते होंगे कि कैसे ये 2 या 3 स्टेट्स मिलके यदि कोई इशू भी है तो उसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। डबल इंजन है तो ये काम ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर क्यों नहीं हो सकता? नहीं स्वप्निल जी, देखिए पहली बात तो इसमें अगेन हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो सिर्फ इसी के लिए जाते हैं। आज सच्चाई ये है कि 17 नेशनल लेवल स्कीम्स में एक सेकंड देखिए स्वप्निल जी, देखिए फिर मैं नहीं मतलब इंटरेस्टिंग बात ये है स्वप्निल जी फिर कि अशोक गहलोत जी 3 बार वहां से अपने लिए कुर्सी लेके आए, एक बार भी अपनी सरकार को रिपीट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? वो अरे यार क्या कर रहे हैं?
नहीं पौरुष भाई नहीं पौरुष भाई नहीं करिए प्लीज, पौरुष भाई मत करिए प्लीज, पौरुष भाई प्लीज नहीं मैं फिर हाँ ठीक है, मैं अपना क्लोजिंग साइड ले जा रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं एकलव्य अपनी बात को खत्म करें। क्या ब्यूरोक्रेसी लेवल पर ये चीजें नहीं हो सकती? स्वप्निल जी, मैं 500% श्योर हूं कि इसमें ब्यूरोक्रेसी भी मतलब जिस Involved स्तर है। तक इन्वॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे जितना आपने- आया है, नहीं फॉर एग्जांपल जितना आया है, applaudable है। नहीं स्वप्निल जितना जी, आया है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल अभी बोला ना कि वसुंधरा राजे के समय में इतने दौरे क्यों नहीं होते थे, तो मैं आपको बता सकता हूं बिकॉज भजन लाल जी के कंपैरिजन में वो मतलब एज 2 टाइम्स की चीफ मिनिस्टर और उससे पहले सेंटर में रही हुई मिनिस्टर, वो ज्यादा प्रशासन को लेके उनके पास ज्यादा अनुभव था। ठीक, तो अभी जितनी भी दिल्ली दौड़ से चीजें आई हैं वो अच्छी गति से आई हैं? बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि मतलब ये डेटा अपने आप में दिखा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।